नमस्कार, राजस्थान स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इधर राज्य में कांग्रेस के लिए पिछले चुनाव तक अजेय रही 40 सीटों पर भाजपा की ओर से उम्मीदवार उतारे जाने के बाद कांग्रेस पार्टी भी तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस 40 सीटों में से अब भी 12 सीटों को जीत के लिए सुरक्षित मान रही है, लेकिन 28 सीटों पर मुकाबला मानते हुए रणनीति बदली गई है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में हुई बैठकों में भी इन सीटों को लेकर मंथन हुआ है। भाजपा ने पहली सूची में 41 उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन इनमें से 40 सीटें भाजपा की हारी हुई हैं। एक विद्याधर नगर सीट पर भाजपा का ही दबदबा रहा है। कांग्रेस पार्टी सूत्रों का कहना है कि भाजपा की ओर से 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारने के साथ ही सोशल इंजीनियरिंग के तहत कई दिग्गज नेताओं को भी टिकट दिए गए हैं। इन हालातों में कांग्रेस की ओर से इन सीटों के लिए उम्मीदवारों के तैयार किए गए पैनलों में अब कांग्रेस पार्टी रणनीति बदलते हुए उलटफेर कर सकती है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय दत्ता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरह से अब चुनाव पास हैं, ऐसे में लगातार जो दोनों ही पार्टियां हैं उनके उम्मीदवारों को उतारने की जो रणनीति है वो साफ तौर पर साफ होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट निकाल दी है। उसे देखते हुए कांग्रेस ने अपनी बनाई हुई लिस्ट को लेकर जिस तरह से रणनीति को बदला है, क्या कुछ है इसके मायने, ये आप समझना चाहेंगे? देखिए, जहां पर भाजपा ने 40 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की थी, वहां पर 40 सीटों पर कांग्रेस को फिर से मंथन करना पड़ रहा है और जो पहले स्थिति बनी होगी उसमें से कुछ नामों का फेरबदल कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस किसी भी तरह से कोई जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। क्योंकि भाजपा ने जो सीटों पर जिस तरह से सांसदों को उतारा है और इसके अलावा जो नाम दिए हैं उसको लेकर भी कांग्रेस कहीं कहीं चिंतित है। वो 40 सीटों पर 40 सीटों की बात करें हम तो ये कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान की जो भी सीटें हैं उसको लेकर आने वाले समय में बदल हो सकता है। और वही बात करें कांग्रेस भाजपा की, तो भाजपा में भी इन नामों को लेकर खलबली मची हुई है, कई जगह विरोध हो रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस को भी एक बार मंथन करके उन नामों को फिर से जो उन्होंने तय किए थे उन नामों में कहीं कहीं फेरबदल होने की संभावना दिखी है। बैठक हुई है, अब क्या निर्णय होता है ये जब पहले लिस्ट आएगी उस समय मालूम पड़ेगा। जी संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। इधर सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने भी अब इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए जनता के बीच पैंठ बनाने के प्रयास को तेज कर दिया है। सोशल मीडिया के जरिए सरकार की योजनाओं और कामकाज का प्रचार रोचक स्लोगन के जरिए करने को लेकर तैयारी की जा रही है और इसी तरह का प्रयोग पहले कांग्रेस कर्नाटक चुनाव में कर चुकी है, जहां उसे सफलता भी हाथ लगी। इस काम के लिए मुख्य भूमिका शशिकांत सेंथिल को सौंपी गई है। कर्नाटक चुनाव में भी सेंथिल ने काम किया था। प्रदेश कांग्रेस ने अस्पताल रोड स्थित बंगला नंबर 7 में सेंट्रल वॉर रूम बनाया है। सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस वॉर रूम में 100 से ज्यादा लोगों की टीम दिन रात काम करने में जुटी हुई है और इनमें कई प्रदेशों से विषय विशेषज्ञों को बुलाया गया है। वॉर रूम से जुड़े कार्यकर्ताओं की माने तो सबसे प्रमुख काम भाजपा और अन्य दलों की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। दुष्प्रचार का तथ्यों के साथ फैक्ट चेक करके जवाब देना और जनता को वास्तविकता बताना है। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच जहां चुनावी रण में आमना सामना होगा, तो वहीं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर भी दोनों के बीच जंग देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर वार पलटवार के लिए दोनों ही दलों ने अपने अपने वॉर रूम तैयार कर लिए हैं और चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है। 200 विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगे वॉर रूम। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय दत्ता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से जीत दर्ज की गई थी, जिस तरह से सोशल मीडिया उस वक्त हैंडल किया गया था, क्या कांग्रेस उसी फॉर्मूले को लेकर राजस्थान में भी आगे बढ़ने की रणनीति बना रही है? देखिए, बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का जो सोशल मीडिया की टीम है वो अगर देखा जाए तो भाजपा की जो सोशल मीडिया टीम वो काफी समय से एक्टिव है और कर्नाटक के तर्ज पर राजस्थान में भी कांग्रेस को आप सोशल मीडिया का, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो कांग्रेस को भी इस तरह से ही कदम उठाने पड़ेंगे। वार रूम तैयार हो रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में पूरी तरह से सोशल मीडिया पर
दोनों ही पार्टियां या सभी पार्टियां सोशल मीडिया पर ही डिपेंड हो जाएगी और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जी संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। इधर आगामी 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान से जुड़े नियमों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निर्वाचन अधिकारी भारती दीक्षित और एसपी चूनाराम जाट ने अजमेर की 8 विधानसभा सीटों पर निष्पक्ष निर्भीक मतदान करवाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। निर्वाचन अधिकारी भारती दीक्षित ने बताया कि जिले में 450 से ज्यादा अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जिन पर विशेष नजर रखी जाएगी। साथ ही सिविजिल मोबाइल ऐप के माध्यम से आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जाएगी। जिले में 19 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 10 लाख से अधिक पुरुष और 9 लाख से अधिक महिलाओं के साथ प्रथम बार मतदान करने वालों की संख्या 76,000 है। डॉक्टर दीक्षित ने कहा कि निष्पक्ष, निर्भीक और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। जिले में 434 बूथ्स ऐसे आइडेंटिफाई हैं जो किसी तरह से संवेदनशील व अति संवेदनशील हैं। इसमें कई सारे क्राइटेरियाज रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी वोटिंग परसेंटेज इन पास्ट इलेक्शंस, या फिर उनकी जो करंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उन सबको देख करके एक विस्तृत चार्टिंग करके इन बूथ्स को आइडेंटिफाई किया गया है। और मैंने इसके सामने अधिकांश इन बूथ्स पर विजिट करके वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनसे संपर्क करके उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए हैं। और अगर हम कोई ऐसी स्पेसिफिक रीजन आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी वजह से कोई लोग इंटिमिडेट हो सकते हैं, तो हम उनको भी एड्रेस कर रहे हैं। इंटिमिडेटर्स को बाउंड डाउन भी किया गया है। पूरी तरह से ये प्रयास किया जा रहा है कि इलेक्शन बिल्कुल फ्री, फेयर और इम्पार्शियल हो। इसमें आप सभी का हम सहयोग। इधर भारतीय जनता पार्टी के अलवर उत्तर की चुनाव प्रबंध समिति की 1 दिवसीय कार्यशाला मुंडावर के मोहन बाग में आयोजित की गई और इस मौके पर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस घोटालों की सरकार है। पेपर लीक के मामले में सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं और जिससे युवा वर्ग में खासा रोष व्याप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव में 52 दिन शेष हैं। कार्यकर्ता डे टू डे का प्लान तैयार कर रहे हैं और घर घर संपर्क कर पार्टी की रीति नीति का आम जन को बताया जा रहा है। सरकार के 5 साल के कार्यकाल से आमजन त्रस्त है। कार्यकर्ता आमजन से सघन संवाद स्थापित करेंगे तो परिणाम अच्छे आएंगे। जिलाध्यक्ष उम्मेद भाया ने चुनाव में पोलिंग बढ़ाने, पोलिंग एजेंट का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने, चुनाव में BLA की भूमिका, वाहनों की परमिशन आदि विषयों पर कार्यकर्ताओं को जानकारी दी और पार्टी की IT की टीम ने सोशल मीडिया पर कैसे काम करें इसकी भी जानकारी दी है। इधर चुरू के सुजानगढ़ विधानसभा से संतोष मेघवाल को बीजेपी की टिकट मिलने के बाद भाजपा में अब बगावत के सुर उभरने लग गए हैं। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर BL भाटी ने बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। साथ ही साथ भाटी ने अपने निवास प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि मैंने सरकारी नौकरी छोड़कर 6 साल पार्टी की सेवा की है। मैंने लगातार लोगों के बीच में गया, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। पार्टी के सभी कार्यक्रमों में मेरी भूमिका रही। सुजानगढ़, जयपुर या दिल्ली सब जगहों में पार्टी के कार्यक्रमों में अगवा रहा। लेकिन जिस तरह से पार्टी ने कांग्रेस से आई संतोष मेघवाल को टिकट देकर मेरी उपेक्षा की, मैं जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ूंगा। भाटी ने कहा कि राजस्थान भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने से पहले ही संतोष मेघवाल का नाम प्रचारित किया गया था। तभी पार्टी के दर्जनों पदाधिकारियों ने जयपुर भाजपा मुख्यालय जाकर अपने इस्तीफे सौंपे थे, लेकिन नेतृत्व पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और नेतृत्व ने मनमानी करते हुए योग्य उम्मीदवारों को टिकट नहीं देकर कांग्रेस से आई महिला को टिकट दे दिया। और आपको जानकारी होगी जब 1 तारीख को टीवी में एक स्क्रिप्ट आई थी कि भाई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को टिकट लगभग फाइनल हो गई है, तो सुजानगढ़ के 200-300 जने बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सब जयपुर जाके इस बात का विरोध भी दर्ज कराया और ये लिखित में लिख दिया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को कि अगर अमुक कैंडिडेट को, संतोष मेघवाल नाम से कैंडिडेट है जो कांग्रेस से आई है, पार्टी का हमेशा विरोध किया है, पार्टी के कैंडिडेट को उपचुनाव में भी विरोध दर्ज कराया, लिखित में सबने दिया, अगर इसको टिकट देंगे तो हम लोग पार्टी के पदों से पार्टी से इस्तीफा देंगे। उस बात को पार्टी ने माना या नहीं माना हमें जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि जब सारे लोग लिख के दे चुके हैं
इसके बावजूद भी उस कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया है, अभी 9 तारीख को टिकट जारी कर दिया, तो निश्चित रूप से हमारे सब लोगों का इस्तीफा हो गया। और मेरा जमीर जिंदा है, मैं जिंदा इंसान हूं, और मैंने अगर लिख के कोई चीज पार्टी को दी है तो मैं उसको मानता हूं। मेरी बात को पार्टी ने सुना नहीं। इधर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर केंद्रीय पदाधिकारियों ने जयपुर के JLN मार्ग स्थित एक होटल में भाजपा की प्रदेश स्तरीय मीडिया की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह संयोजक संजय मयूख, राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, शहजाद पूनावाला, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधायक श्रीकांत शर्मा और राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट गोपाल लाखेड़ा ने चुनाव की तैयारियों के संबंध में आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की। इस दौरान प्रदेश के मंत्री पिंकेश पोरवाल, प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ, सोशल मीडिया संयोजक हीरेंद्र कौशिक और IT संयोजक धनराज सोलंकी मौजूद रहे। सांचौर से भाजपा के प्रत्याशी सांसद देवजी पटेल की गाड़ियों पर हमला हुआ है। करीब 3-4 गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। सांसद देवजी पटेल को भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाने से नाराज भाजपा के नेताओं के समर्थकों ने हमला किया। बटसम गांव के पास ये पूरा मामला है जहां पर ये हमला किया गया है। इधर कोटा शहर में एक्सपायरी डेट में कोल्ड ड्रिंक और फ्रूट जूस बेचने वाली फर्म पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कोटा में फर्म मैसर्स राधा बल्लभ पर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को विभिन्न प्रकार की कोल्ड ड्रिंक एवं फ्रूट जूस एक्सपायरी डेट के मिले हैं। मौके पर मिले एक्सपायरी डेट के स्टिंग कैन, 7-अप कैन, मिरिंडा कैन, ट्रॉपिकाना लीची जूस को सीज किया गया और मौके से ट्रॉपिकाना फ्रूट जूस के 2 नमूने FSSA के तहत लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा और परिणाम प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। इधर कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन बिल्डिंग पर काम करते समय हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। 30 फीट ऊंचाई से ग्राउंड फ्लोर पर गिरने से मजदूर के साथ यह हादसा हुआ। गंभीर चोट लगने से मरीज को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम रूपनारायण था, जो बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला था। 3 महीने पहले ही कोटा में मजदूरी के लिए आया था। वर्तमान में पार्वतीपुरम कुन्हाड़ी इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग में बेलदारी का काम कर रहा था। फिलहाल पुलिस शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुटी हुई है। एक हमारे बिहार से मुंगेर जिले के बेलदार के रूप में कार्य कर रहा था कुन्हाड़ी में, पार्वती नगर में, और उसको आए हुए अभी 2.5-3 महीने के आसपास हुआ है। तो जाकर छत पे RCC के काम कर रहा था, और RCC पे काम करते वक्त क्या है कि जीना से उतरते वक्त पैर फिसला, जो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद जब गिरा तो वहाँ पर जितने भी व्यक्ति थे, सारे व्यक्तियों ने उसको उठा के मैत्री हॉस्पिटल में ले गए। मैत्री हॉस्पिटल में उसका इलाज जब चालू करवाया किया, और जब हो रहा था उसी वक्त जो है से उसके ब्रेन में चोट लगने की वजह से डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। प्रदेश भर में 3 दिन बाद फिर मौसम बदलता नजर आएगा। कई जिलों में ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अब 15 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिससे प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान में आगामी दिनों में एक नए पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसकी वजह से ड्राई कंडीशन बन रही है, जो अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगी। इसके बाद 15 अक्टूबर को एक नया विक्षोभ एक्टिव होगा, और जिससे 15 अक्टूबर को बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और शेखावाटी क्षेत्र नॉर्थ वेस्ट में सिस्टम का असर रहेगा और बारिश होगी। 15 अक्टूबर को पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों तथा बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ भागों में दोपहर बाद कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 16-17 अक्टूबर को विक्षोभ का प्रभाव सर्वाधिक रहने तथा जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है।
चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।